साथियों, आज भारत बंद है। भारत बंद क्यों है, क्या कारण है, आज विस्तार से जानेंगे। लेकिन भारत बंद की इस सूचना से बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में ना क्रिएट हो जाए, यह सवाल क्यों उठ रहा है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी आरक्षण के चलते हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराते हुए सरकार एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का सामना की। और उस प्रोटेस्ट के सामने में जब प्रोटेस्ट हुए, सरकार केवल कोर्ट का फैसला लागू करा रही थी और उस प्रोटेस्ट के कारण सरकार को कोर्ट का फैसला बदलना पड़ा और परिणाम यह निकला कि प्रोटेस्टर्स ने सरकार ही पलट दी। आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत में भी सब कुछ वैसा ही तो दिख रहा है क्या? कोर्ट का फैसला है, सरकारों को लागू कराना है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, राज्य सरकारों को लागू कराना है। ऐसे में आज उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के चलते आज 21 अगस्त के दिन भारत बंद की घोषणा की गई है। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर होंगे। प्रोटेस्टर्स की बात नहीं मानी गई तो सरकार के साथ कहीं वही तो बर्ताव नहीं किया जाएगा जो कि बांग्लादेश में हुआ। यही सवाल आज का बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को बांग्लादेश की वस्तुस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया था जिसको अगर हम टाइम क्रोनोलॉजी में देखें तो हुआ यह था, मतलब हालांकि आप में से बहुत सारे लोग चूंकि बांग्लादेश का लंबे समय से अपडेट ले रहे हैं, लेकिन वो इनिशियल पॉइंट जान लीजिए जब बांग्लादेश के रिजर्वेशन को हाईकोर्ट ने कंटिन्यू रख दिया था और बांग्लादेश की सरकार उसे लागू कराने का प्रयास कर रही थी। प्रोटेस्ट करने वालों ने उस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग की थी और उसको खत्म करने की मांग के चलते बांग्लादेश में छात्र प्रोटेस्ट बहुत बड़े होते चले गए। परिणाम जो था वो आपके सामने है। हालात ये हुए कि आज बांग्लादेश में वहां की प्रधानमंत्री भारत में शरण ले रही हैं। छात्रों के प्रदर्शन इस हद के हुए कि वो अपने राष्ट्र के उस राष्ट्रपिता को भी, जिसने इनको एक देश की पहचान दिलाई थी, उसकी तस्वीरों को भी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भागकर आना कैसे सुनिश्चित हुआ, उसकी एक छोटी सी टाइम क्रोनोलॉजी है, उसे आप देख लें। जून 5 को हाईकोर्ट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा 30% कोटा जो डिसिडेंट्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें देने का फैसला दिया गया था। हाईकोर्ट के दिए इस जून 5 के फैसले के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन शुरू हुए थे और मेजर यूनिवर्सिटीज में इनके खिलाफ प्रदर्शन होते चले गए। और ऐसे में पुलिस और छात्रों के बीच हुए प्रदर्शनों में लगभग 19 लोगों की पहले मारे जाने की खबर आई। धीरे धीरे वायलेंस बड़ा होता चला गया। परिणाम यह निकला कि लगभग 150 से 200 के बीच में लोग, प्रदर्शन कर रहे जो लोग हैं, वो पुलिस कार्रवाई में मारे गए। परिणाम यह निकला कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को पलटना पड़ा जो हाई कोर्ट का था। हाई कोर्ट का रिजर्वेशन के लिए जो फैसला था उसे पलटना पड़ा और पलट करके 5% रिजर्वेशन पर आना पड़ा। ऐसे में कोर्ट के फैसले को लागू कराती सरकार आज खुद वहां से अपदस्थ हो गई है, खुद वहां से हट गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यही आरक्षण की आग अब कहीं भारत को भी अपने साथ ना झुलसा दे। अगर ऐसा होता है तो यह बिल्कुल वैसी ही घटना होगी जैसे कभी अरब देशों में अरब स्प्रिंग बनकर आई थी। बड़े सारे देशों के अंदर इकट्ठा होकर के जनता का प्रदर्शन सरकारों के खिलाफ हुआ और सत्ताएं बदलती चली गई। इसलिए एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत में भी कुछ वैसी ही तैयारी हो रही है या फिर परिपक्व लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत आज अपने इन प्रदर्शनों के साथ रखते हुए किसी अच्छे फैसले की तरफ पहुंचेगा। डिटेल में सारी बातों को समझते हैं। साथियों, चर्चा होती है 1 अगस्त से शुरू, जब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच ने 6-1 से एक फैसला दिया और फैसला था कि SC ST कैटेगरी के अंदर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जा सके। SC ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमने 2 अगस्त को आपको डिटेल में समझाया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे समझा और देख करके ये समझ विकसित करी कि सुप्रीम कोर्ट का असली फैसला क्या है। आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर रिजर्वेशन का लाभ SC ST में किसी पर्टिकुलर जाति को मिलता रहा है तो क्यों ना अब यह चिन्हित किया जाए राज्य सरकारों के द्वारा कि SC ST में वो कौन सी जातियां हैं जिन्हें रिजर्वेशन में होते हुए भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला।
ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को देते हुए कहा कि आप अपने राज्यों में सर्वे कराएं और जिन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है इन कैटेगरीज में उन्हें भी लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करें। और प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन को चुना, अर्थात अगर 15% रिजर्वेशन भारत में एससी के पास है तो एससी के 15% रिजर्वेशन को उनकी जातियों में इस प्रकार से बांट दिया जाए कि जिनके पास अब तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंचा है उन्हें भी अतिरिक्त लाभ पहुंचाया जा सके। यानी 15 को फर्दर डिवाइड कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर के अंदर सामान खरीद के लाए, कोई मिठाई खरीद के लाए, अब घर के अंदर कोई बच्चा 1 साल का है और कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, कोई वयस्क है। ऐसे में आप उन चीजों को, खाने की चीजों को लोगों की क्षमता के आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर खुद से वाइज डिसीजन लेकर बांट रहे हैं। हालांकि यह मिठाई बांटने के समान आसान काम नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी कि वे खुद डिसाइड करेंगी कि अब इस आरक्षण को वो किस जाति को किस तरह से दें। लेकिन ध्यान रहे, राज्य सरकारें इस फैसले को जब भी करेंगी वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेंगी, अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट चाहेगा वो इसकी न्यायिक समीक्षा करके ये जांच लेगा कि कहीं ये फैसला राजनीति से तो प्रेरित नहीं है। अर्थात विधायिका को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से काम सौंप करके एक नई राह खोली उन लोगों के लिए जो आरक्षण के लाभ से अब तक वंचित थे। यह चीज तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह काम 20 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए किया गया था, क्योंकि 20 साल पहले सब कैटेगराइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ही मना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने फैसले में साफ साफ ये स्पष्ट किया कि आप ऐसा मत करना कि इस रिजर्वेशन को आप किसी पर्टिकुलर एक जाति को ही 100% दे दें कि साहब बाकी तो डेवलप हो गए, अब ये बच गए, इनको दे देते हैं। बोले ऐसा नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक जानकारी और यहां दी थी, और वो ये थी कि एससी एसटी में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आरक्षण का लाभ लंबे समय से ले रहे हैं, तो क्यों ना उनमें क्रीमी लेयर की पहचान की जाए और यह डिसाइड किया जाए कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है इंदिरा साहनी मामले से, वैसे ही एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लाई जाए। हालांकि बाद में भारत सरकार ने क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए अपनी तरफ से आदेश कहा, अपनी तरफ से स्पष्ट करते हुए कहा कि हम क्रीमी लेयर वाले फैसले को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। तो आज क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, तो समझने का प्रयास ऐसे करिए कि भारत में अगर कहीं 100% लोग आवेदन कर सकते हैं तो उनमें से 7.5% परसेंटेज जो जगह है वो एसटी के लिए, 15% एससी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। भारत में अभी 59.5% रिजर्वेशन चल रहा है। रिजर्वेशन के चलते हुए भारत में जो जो घटनाक्रम हुए हमने उस पर आपके सामने तत्कालीन रूप से काफी वीडियो पेश की, और इसी बीच में हमने आपके सामने एक डिबेट भी आयोजित की, ऑनलाइन डिबेट थी, जिसमें आपके सामने वो तथ्य रखने का प्रयास किया कि क्या कोर्ट का यह फैसला फूट डालो और राज करो की नीति से प्रेरित है। ऐसा क्यों कहा गया था, इसके पीछे का कारण समझिए। कारण यह है कि आज जब भी अपने हकों की लड़ाई होती है तो एससी एसटी एज ए यूनिट अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं। सिमिलरली ऐसे ही ओबीसी भी अपने हक की जब बात आती है तो ये अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसी बातों को जब आप आगे ये पाते हैं कि जो लोग अभी यूनाइटेड होकर अपनी बातें रखते हैं, अगर आरक्षण उनमें सब कैटेगराइजेशन को परमिट करता है तो सब कैटेगराइजेशन के चलते वही यूनिट हुए एससी और एसटी एक यूनिट में फिर प्रदर्शन करने या अपनी मांगों को मनाने के लिए सड़कों पर नहीं आ पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एससी एसटी एज ए यूनिट अपने आप को जब नहीं पाएंगे तो कहीं परिणाम स्वरूप यह तो नहीं होगा कि उन्हें भारत के अंदर अपने प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष बड़ा करना पड़े। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एससी एसटी का कोटा उन्हें एक यूनिट में ना रखते हुए तोड़ने पर आधारित था कि आपका रिजर्वेशन अब बांट दिया जाएगा। लेकिन इस चीज के खिलाफ आज भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। एससी एसटी की तरफ से इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आज भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद में एक यूनिट में ओबीसी भी इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है। ओबीसी क्यों, अभी तक तो ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन हुआ ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि रोहिणी आयोग पहले से ही
तैयारी कर कर बैठा है कि आने वाले समय में ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। भविष्य के डर में कि कल को एससी एसटी ओबीसी एक यूनिट नहीं बचेंगे, ऐसे में उनके साथ उनके हकों की लड़ाई करने वाले राजनेता अपने वोट बैंक को खिसकता हुआ पाते हैं। उन्हें लगता है कि आज एज ए यूनिट जब हम चर्चा करते हैं दलितों की, तो सारे दलित उसमें काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर दलित ही डिवाइड हो गए, उनमें से आधे दलित एक तरफ आधे दलित दूसरी तरफ हो गए, तो फिर उनके लिए एक यूनिट में कोई नेता कैसे पनपेगा। ऐसे चलते हुए आज बहुत से ऐसे राजनेता जो कि उस तरह से राजनीति चाहते थे या राजनीति जिनकी चल रही थी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, कि हम उनके लिए संघर्ष करके राजनीति में आए हैं, आज वही सबसे ज्यादा प्रदर्शन के अंदर चेहरा बने हुए हैं। ऐसा विपक्ष का और उन लोगों का आरोप है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाभान्वित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाभान्वित होते हुए लोग इन प्रदर्शनों के खिलाफ हैं। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो बड़ी संख्या में विरोध होना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बहुत से लोग सड़कों पर उतरे। समाज बसपा बीएसपी के द्वारा, मायावती जी की जो पार्टी है उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इन मामलों पर अपनी स्पष्टता जाहिर की गई और कहा गया कि एससी एसटी का जो ये सिस्टम है इसके हम खिलाफ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से क्रीमी लेयर को आश्वस्त कर दिया कि हम कोई क्रीमी लेयर कंसेप्ट लेकर नहीं आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहे गए क्रीमी लेयर के फैसले को केंद्र सरकार ने पलट दिया और साफ किया कि हम क्रीमी लेयर को लागू करने वाले नहीं हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है, क्रीमी लेयर से एससी एसटी के अंदर किसी भी प्रकार के दलित को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फिर भी दलित आज भारत बंद क्यों करा रहे हैं? भारत बंद की ये बड़ी सुर्खियां क्यों हैं? क्या चाहते हैं दलित? क्या इसके पीछे की राजनीतिक मंशा है? क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर किसी का भी आरक्षण नहीं छीना गया है, किसी भी आरक्षण के खिलाफ कोई कुठाराघात नहीं है, अपितु ज्यादा तार्किक तरीके से लोगों के आरक्षण को वितरित करने की बात की जा रही है। अगर 15% आज मान लीजिए 40 जातियों में था और उसका लाभ किन्हीं 2-5 जातियों ने ज्यादा उठाया, तो ऐसे में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे खुद अपनी विधायिका से यह फैसला करवाएं, लेजिस्लेचर से यह फैसला करवाएं कि किस जाति को एससी में कितना रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसे में फिर बड़ा सवाल यह है कि आज दलित अपनी ही दलित ग्रुप में, दलित समूह में जो लोग रह गए, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनके ही खिलाफ क्यों भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो इसका सार यही निकलता है कि कहीं ना कहीं आरक्षण का डर दिखाकर कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, यही डर दिखाकर के देश में राजनीति चल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में संविधान संशोधन की बात को जिस प्रकार से हाईलाइट किया गया था कि यह सरकार जो एनडीए डिमांड कर रही थी कि हमें 400 पार चाहिए, तो अपोजिशन का कहना था कि यह 400 पार इसलिए चाहते हैं ताकि यह संविधान को बदल सकें और आरक्षण को खत्म कर दें। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने वाला नहीं, अपितु उसे और ज्यादा रेशनल तरीके से, तार्किक तरीके से उपयोगी बनाने वाला है। फिर भी उसके खिलाफ भारत बंद क्यों? यह एक बड़ा सवाल बनकर आता है। आपको ज्ञात हो तो आज से 2 दिन पहले ही हमने एक सेशन और किया था जो लेटरल एंट्री पर था। भारत सरकार के द्वारा उच्च पदों पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पदों पर लेटरल एंट्री का प्रावधान रखा गया था। अधिक योग्यता वाले लोगों को 3 या 5 साल के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल और अंडर सेक्रेटरी लेवल पर बुलाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन देश में चल रहे विरोध के चलते सरकार को लेटरल एंट्री वाला फैसला भी अपना कल वापस लेना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी का जो सब कैटेगराइजेशन है उसे आज के भारत बंद के चलते भारत सरकार वापस ले लेगी? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार की आरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में जो भी मंशा है उसे विपक्ष कितना अच्छे से समझा पाता है, यह बहुत बड़ी राजनीति का कारण बना है। आपको याद हो, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लेटरल एंट्री में एससी एसटी आरक्षण ना होने पर जिस तरह से विपक्ष और सरकार के सहयोगी दल
हावी हुए थे, सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार से अब बड़ा बात यह है कि एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या केंद्र सरकार पलट सकती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा, केंद्र सरकार कैसे पलट देगी। आपको याद दिलाते हैं वर्ष 2018 का, अप्रैल 2018 का वो प्रदर्शन, जब सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी के मामले में कहा था, एससी एसटी एक्ट 1989 के मामले में कहा था कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस मार्च के फैसले के खिलाफ अप्रैल में देश भर के अंदर प्रदर्शन हुए। 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ और इस बंद के प्रभाव से आकर भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से बदला गया और फैसले में यह कहा गया कि नहीं, जैसी स्थितियां पहले बनी हुई थी वैसी ही रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत जब भी मामला दर्ज होता है तो व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी से राहत मिले। और इस मामले में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे मामले पहुंचे थे जब किसी व्यक्ति के द्वारा द्वेषवश या फिर झूठा मामला दर्ज कराकर किसी को गिरफ्तार करवाया गया हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से इस फैसले में एक स्टेप की रोक लगाई गई थी कि तत्काल गिरफ्तारी ना हो, लेकिन इसके खिलाफ हुए प्रदर्शन भारत बंद के रूप में, उनके चलते कोर्ट के फैसले को पलटते हुए भारत सरकार ने संशोधन प्रस्ताव लाया था। ऐसे में क्या अब सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का फैसला है वो भी इसी प्रकार के बंद के चलते हुए भारत सरकार पलट देगी? यही बहुत बड़ा सवाल है। और इस बहुत बड़े सवाल के पीछे जो बड़ा सवाल छिपा है वो ये कि जिस प्रकार के प्रदर्शन श्रीलंका में हुए, बांग्लादेश में हुए, पाकिस्तान में हुए, वैसे ही प्रदर्शन कहीं भारत में तूल ना पकड़ लें, क्योंकि भारत में आज इसी आरक्षण के चलते भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद के अंदर इस प्रकार के कुछ फोल्डिंग्स, पोस्टर्स जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। एसटी एससी दलित आदिवासी संगठनों के द्वारा अपनी तरफ से डिमांड की जा रही हैं, लेकिन अखबारों में इस प्रकार की जानकारियां भी अच्छे से छप रही हैं। जैसे बंद को सफल बनाने के लिए 25 टीमें बनी, 9 बजे रामनिवास बाग से निकलेगी सद्भावना मार्च, जहां एक और आप ये देखते हैं तो फिर 30 जातियां बंद के विरोध में आती हैं और वो बोलती हैं कि चुनिंदा वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है, वंचित पिछड़ रहे हैं। ऐसे में वाल्मीकि समाज का कहना है कि वो अगर किसी ने जबरन बंद कराया तो वो उसे रोकेगा। अर्थात दलित इस विषय पर बढ़ चुके हैं और बढ़ते हुए इस प्रकार की हेडलाइंस बन रही हैं। हेडलाइंस हैं कि कुछ जातियां जो दलित में ही हैं वो इस बंद का विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि जब यह लाभ हमारे लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हमें इस लाभ से वंचित रखने के लिए जो दलित समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, हम उसके साथ नहीं हैं। यह हेडिंग बनकर आ रही है और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि कल भारत बंद नहीं होगा। यह कल का ट्रेंड था। अर्थात अब इस बंद के पक्ष में और विपक्ष में लोग बट रहे हैं। तो उम्मीद है अब आपको यह समझ में आया हो कि यह बंद क्यों हो रहा है। आंसर केवल इतना है कि बंद में दलित समाज अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि उन्हें एज ए यूनिट रहने दिया जाए, उनके अंदर किसी प्रकार की क्रीमी लेयर की व्यवस्था ना हो, जो कि सरकार ने हालांकि पहले ही डिनाई कर दी है। साथ ही साथ उनको आपस में बांटने का काम सरकार ना करे। हालांकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ताकि वो आरक्षण को बहुत अच्छे से उन लोगों तक पहुंचा सके जो आरक्षण से वंचित हैं, लेकिन इसके खिलाफ यह सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के बंद का बड़ा कारण क्या है? केवल यह कि यह कहीं हमें तोड़ने का तो कारण नहीं है या हमें तोड़ना तो नहीं चाह रही है। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रवक्ताओं का कहना यह है कि इस बंद का समर्थन वही लोग कर रहे हैं जिनकी दलितों से राजनीति चलती है या फिर दलित को वो अपना वोट बैंक समझते हैं। जिन लोगों ने अपने राज में एकजुट करके दलितों के वोट पाए हैं, वही लोग चाहते हैं कि ये यूनाइटेड ही रहें ताकि वोट एक साथ हमें मिलता रहे। लेकिन अगर कोई वाकई में दलित हितैषी है तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संपूर्ण दलित समाज के द्वारा स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल जिन दलितों को अब तक लाभ मिल गया है वो बरकरार रहेगा, अपितु जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है, बहुत सी ऐसी जातियां हर राज्य में हैं जिनका आज भी सामाजिक स्तर बहुत ही बेकार स्तर पर है।
ऐसे में उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलकर उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा। तो ऐसे में राजनेताओं को चाहिए कि वो उन लोगों का सहयोग करें जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसको बात को लेकर के खूब जबरदस्त राजनीति हो रही है। लोगों का कहना है कि जिन लोगों की राजनीति केवल जाति पर चलती है वही लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वही इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। यह सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारे प्रवक्ताओं का बयान है, बहुत सारे राजनीतिक सोशल मीडिया पर चल रहे बयानों के मायने हैं। मायावती जी के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर कांग्रेस के द्वारा इस बंद का समर्थन किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बंद का समर्थन किया गया है और बंद में समर्थन में कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में उपवर्गीकरण का आदेश मंजूर नहीं, संघर्षों के आदी हैं हम, अंबेडकरवादी हैं, ऐसा एससी एसटी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन करके अपनी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी, जेएमएम, आरजेडी ऑलरेडी जिन्होंने अपना इस बंद को समर्थन दे दिया है। साथ ही साथ राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य इसकी वजह से बताए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों के द्वारा, विशेष रूप से जैसे राजस्थान की जब चर्चा है तो यहां पर बड़ी अच्छे से तैयारी की गई है। राज्यों के अंदर पूरी सुव्यवस्था है। कॉलेज स्कूल बंद रखवाने के आदेश ऑलरेडी सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं दुकानों को बंद कराने के लिए, और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है ताकि आपातकालीन सेवाएं बाधित ना हो, पुलिस सर्विसेज चलती रहें और फार्मेसी का कार्यक्रम जारी रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इसकी वजह से जो परेशानी क्रिएट हो रही है वो कितनी बड़ी है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार इस बंद से जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जैसे पहले लेटरल एंट्री के फैसले को पलट करके अपने आरक्षण के कारण या आरक्षण ना होने के कारण उस फैसले को पलटा गया, तो क्या भारत सरकार भारत बंद के चलते इस फैसले को भी पलटेगी? क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव है, तो क्या चुनाव का डर भारत सरकार को इस चीज का डर सताने लगेगा कि क्या हमारे इस आरक्षण के समर्थन से, क्योंकि भारत सरकार का अभी इस पर कोई बयान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराना सरकार का काम होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराएगी, लेकिन क्या वो इसको पलट सकती है, यह देखने योग्य होगा। क्योंकि ऑलरेडी 2018 में एक बार पहले भी सरकार झुक चुकी है। वो एससी एसटी के द्वारा किए गए आंदोलन के चलते 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के आयोजन के चलते फैसला बदलने के लिए विवश हुई थी। तो देखना होगा कि इसका क्या परिणाम निकलता है। हालांकि जब भारत में बंद होता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। भारत बंद के वजह से वर्ष 2020 में 32,000 करोड़ का नुकसान होना कोट किया गया था। देखना होगा कि भारत सरकार इस विषय पर क्या फैसला लेती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह बात समझने योग्य है कि प्रदर्शन का अधिकार भारतवासियों को मिला हुआ अधिकार है, मूल अधिकार है, लेकिन इसके चलते देश में अराजकता की स्थिति ना पनपे, शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग अपनी बातें रखें और देश में ऐसी स्थितियां ना पनपे जो अराजकता की हों, जिसके चलते देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अब तक सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम पर जो पहचान बनी हुई है उसको किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। बाकी आपकी राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। बाकी हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर लाइव हैं। जिन्हें इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़नी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़नी हो, जाकर के रिकॉर्डेड बैच एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं कंप्लीट 16 सब्जेक्ट के साथ, आप उन्हें यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। नई टेस्ट सीरीज आरपीएफ के लिए अपनी पाठशाला.com पर लॉन्च कर दी गई है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, इन तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज और हैंड रिटन नोट्स